मैं धर्मेंद्र जी से आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग अपने अपनी जो मान्यता है, हमारी मानसिकता है, हमारा जो आध्यात्मिक एक पहलू इस इन खोजों का जो रहता है, उसे अपनी आध्यात्मिकता को इस ब्रह्मांड के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं? किस तरह से हमारा जो भारतीय दर्शन भी है, भारतीय शास्त्र भी है, और विश्व में भी बहुत सारे इस तरह के दर्शन हुए हैं जो अंतरिक्ष को या विज्ञान को और विज्ञान के जरिए खुद को समझने की जो खोज है उसमें 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 रत रहे हैं, उसमें लिप्त रहे हैं। तो हमें बताइए कि किस तरह से हम जो अपने अस्तित्व के जो सवाल है उसको ब्रह्मांड की खोज से जोड़ के उसका जवाब हम पा सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो अब तक की चर्चा में जी। पंकज साहब के पास हम जब 2 बार गए तो दोनों बार अपनी उम्र और अपने अनुभव के चलते वो जी। दोनों बार आध्यात्मिक थे। उन्होंने पहली बार शिव का नृत्य बताया कि पर्दे के जी। पीछे शिव का नृत्य है, और दूसरी बात भी उन्होंने सृष्टि और पालन और संहार इसका जिक्र किया। जी। तो कहीं न कहीं युवा हमारे वैज्ञानिक करण के लिए निश्चित रूप से एक संदेश है। और ये आप अगर इतिहास भी तलाशेंगे तो आपको पता जी। लगेगा कि स्टीफन हॉकिंग जो कि आइंस्टाइन के छात्र रहे और उन्होंने लंबे समय स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के लिए कोशिश की, और यूनिफाइड थ्योरी के तहत उन्होंने आशा लगाई थी कि उनके जीवन काल में शायद वो ग्रेविटॉन ढूंढ पाएंगे, और उस दिशा में बहुत अच्छी सफलता तो नहीं मिली। लेकिन एक सीख है इसमें, अगर उत्सव हम इस बात को देखें कि जी। एक सीख है। सीख ये है कि एक युवा हमारे सामने है करण, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, और अनुभवी लोग जो हैं वो इसमें जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन का भी अर्थ ढूंढ रहे हैं। आपका जो प्रश्न जी। है वो थोड़ा आध्यात्मिकता भरा है, तो मैं थोड़ा सा ऑन्टोलॉजी और थियोलॉजी को भी हल्का सा पिक्चर में जी। लाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि एक बहुत लंबी चर्चा है और दूरदर्शन का दर्शक है वो जी। पूरा बोर ना हो जाए। तो मेरी एक आदत है कि भाई एक बुलेटिन की हेडलाइन बनानी है और छोटे में जी। बात को समराइज तो करना पड़ेगा। उत्सव आपकी चुनौती है कि अभी जी। 10-15 मिनट बाद जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो आप समरी करेंगे इसकी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी समझ है वो ये है कि सभी धर्मों का एक सार था। सभी धर्मों ने कहा कि पहले नथिंग था, कुछ था नहीं, फिर प्रकाश आया, और प्रकाश से ही कणों की उत्पत्ति हुई, और कण जब अंत में समाएंगे तो प्रकाश में ही समा जाएंगे। अभी जब मैं सुन रहा था करण जानी को, तो बहुत ही अच्छी बात करण बोल गए। करण ने ये बात को बोला कि शायद ऐसा है कि पर्दे के पीछे का जो ब्लैक होल है वो ही शायद ब्रह्मांड का ज्यादा बड़ा सच है, और रोशनी शायद थोड़ा कम सच है। रोशनी, और सर ने जो अपने अनुभव से बोला उन्होंने बोला, लेकिन जैसे कि भारतीय अध्यात्म में कहा गया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, लेकिन हमारे उद्देश्य क्या है? अगर वर्तमान अवस्था ये है कि अंधेरा ही अंधेरा है, तम ही तम है, तो उद्देश्य यह है कि प्रकाश की ओर जाना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये अभिकल्पना है भारतीय विज्ञान में भी है, और मुझे लगता है दुनिया के दूसरे देशों ने भी जब सत्य की परिकल्पना की तो उन्होंने यही बात कही कि शायद सत्य ही, प्रकाश ही सत्य था, और प्रकाश ही था, और प्रकाश से ही सब कण निकले। जी। तो पता नहीं, आपकी बात से एक विचार मेरे मन में आता है कि शायद, और अगर इसको आप ट्रूथ देखें तो मैं एक सवाल बल्कि पूछना चाहूंगा करण से कि करण, क्या ये सही है कि जब हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ रिलेटिविस्टिक फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के दायरे में रहते हैं? क्योंकि आपने मुझे संकेत दिया कि जब आप ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करते हो तो क्या हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के डोमेन में करते हैं, या जो मैक्स प्लैंक की परिकल्पना थी क्वांटम ग्रेविटी की, सर ने उसी को शिव का नृत्य कहा जी। था, वैज्ञानिक भाषा में सर ने क्वांटम ग्रेविटी को ही शिव का नृत्य कहा था। तो क्या ये सही है कि आप उस ब्लैक होल सिंगुलैरिटी जो कि सेंटर में है, क्या आप उसको मॉडलिंग कर रहे हो, क्या आप उसकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग कर रहे हो, या सिर्फ आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का जो लास्ट पॉइंट है जी। जहां तक आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन ट्रू होती है? क्योंकि आइंस्टाइन तो ये मानते थे कि लाइट बेंड कर जाती है, तो जब लाइट ही बेंड कर जाती है तो उसका तो जवाब है नहीं, उसका तो जवाब एक थ्योरी है। जब तक वो थ्योरी नहीं आएगी तब तक हम बाउंड्री कंडीशन, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, बाउंड्री कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकेंगे। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है धर्मेंद्र जी, थैंक यू आपने पूछा इसको। सो दो बात मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा। एक तो पहले आपने जो एग्जिस्टेंशलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का कहा, आई थिंक ये एक उपदेश हर साइंटिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि देयर इज एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। मैं खुद एस्ट्रोफिजिक्स इसलिए करता हूँ क्योंकि जब बचपन से मेरे जो क्वेश्चंस थे वो कोई किसी और तरह से मैं लॉजिकली या रैशनली उसके आंसर्स नहीं ढूंढ पाया, और जब फिजिक्स में हम ऐसे डिस्कवरीज कर रहे हैं जहाँ से हम अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंशलिज्म को जान पाए, it gives some satisfaction because it gives a some logic to the questions, to the answers. अब ये रही बात ये आइंस्टाइन इक्वेशंस को हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं, ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर क्या है वो हमें थोड़ा भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना वो ग्रेविटेशनल वेव्स को इन्फ्लुएंस करता है, ना वो हमारे कोई भी तरह के इंफॉर्मेशन हमें उसकी नहीं मिलती।
सो ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी है या दो ब्लैक होल टकराने से जो दो सिंगुलैरिटी रही थी और वो बड़े ब्लैक होल में घूम रही है, वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें से हम लोग इनविजिबल है। यानी जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स को मैच कर रहे हैं विद द थियरी, वी ओनली रिलाई ऑन आउटसाइड ऑफ इवेंट होराइजन, एंड देयर इज अ थियरम कि जो इवेंट होराइजन है उसके अंदर एक सिंगुलैरिटी रहती है। सो इफ यू आर आउटसाइड इवेंट होराइजन, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंगुलैरिटी कैसे है। सो हमारी आपने जैसे कहा जितनी भी एनालिसिस है, इट अज्यूम्स कि हम लोग वी आर आउटसाइड इन अ रिलेटिविस्टिक रेजिम। सो कोई भी क्वांटम फिजिक्स हम यूज नहीं करते, बट द एक्सपेक्टेशंस आर सॉर्ट ऑफ इजी टू मॉडल कि अगर कोई क्वांटम थियरी हो तो जब वो दो ब्लैक होल टकराए और तब तीसरा ब्लैक होल बन रहा है, तब एक प्रकार के एको वो कुछ रिलीज करेगा, दैट वुड बी अ हिंट टू सम क्वांटम थियरी। वो भी हम लोग टेस्ट कर पा रहे हैं। सो फार वी हैव नॉट सीन एनीथिंग, बट इट्स इजी टू मॉडल। सो इवन इफ यू डोंट हैव अ थियरी, हम लोग कोई रैंडम पैरामीटर से वो मॉडल कर पाते हैं सिग्नल में कुछ डिविएशंस है या नहीं, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी।